hello everyone, a very good evening to all of you. So, guys, once again, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge. My name is Siddhant Singh, and I'm here to tell you guys about the most required topic amongst the student की सर ये आईबीसी पे पैसेजेस आ रहे हैं मॉक में आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हो बट इसका थोड़ा सा ज्ञान भी दे दो सो ऑलरेडी हमारी एक लीगल अवेयरनेस सीरीज चल रही है और उस सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये टॉपिक मैं आप लोग के लिए ले आया हूं गाइस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वीडियो को ध्यान से कॉपी लेके नोट्स बनाने के साथ में पढ़ लेना, क्योंकि शायद ये आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो और इन न्यूज़पेपर में कभी कभी कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज होती है जो आईबीसी के अंडर डिफाइन की गई है। बट सर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या होता है? अभी तक हम लोग कुछ एक्ट्स पढ़ रहे थे और आप लोग ने एक्ट के कुछ प्रोविजंस पढ़ाए थे, बट ये कोड क्यों है, इसमें क्या ऐसा डिफरेंस रहता है, इस सेशन में क्या होने वाला है। सो गाइस, घबराइए मत। मैं इस पूरे सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स, किन कॉन्सेप्ट पे मैं आपको अवेयर करूंगा, वो पूरा फ्लो अभी आपको पता चल जाएगा। एंड एंड में आप लोग के लिए एक इसमें प्रोसेस भी बताया गया है कि किस प्रकार से ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का जो फ्लो है, ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो आप लोग को ये सब रटना कुछ नहीं है, बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पैसेज रीड करते हो तो वो टर्म्स क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें सेशन का फ्लो बता दूंगा कि हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं। सो इसमें सबसे पहले मैं आईबीसी के बारे में थोड़ी बात करूंगा कि क्यों हमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाने की जरूरत पड़ गई, कौन से साल में आया था, कौन इसका पार्टिसिपेंट बनता है, ये सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। देन इसमें आईबीसी के अंडर कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या, इसका फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है, कौन है जो इसके फाइनल डिसीजन लेने की पावर रखता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अपन देखेंगे। देन तीन अलग अलग टर्म आते हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। इनमें कुछ डिफरेंस है या समानता है? क्या होगा लिक्विडेटर? सर, टर्म हम लोग सुनते हैं, ये क्या होगा? एंड ये सीआईआरपी क्या चीज है? ये बिल्कुल आप लोग को पैसेज में मिली होगी। जो बच्चे लीगल एज के मॉक ऑलरेडी दे रहे हैं या टेस्ट सीरीज का पार्ट बने हुए हैं, और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, सो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिटेल मिल जाएगी, जाके टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट ले लो। भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया का फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डिटेल में जाके पिछले साल के एक्सपीरियंसेस पे टेस्ट बनाता है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आईबीसी एग्जैक्टली ये क्यों आया। सो गाइस, अगर मैं 1991 की बात करूं, जहां पे मेरा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। देखे ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म किस से रिलेटेड था, मैं देखूंगा किस बच्चे ने जवाब दिया, वो कौन सी पॉलिसी लाई गई थी। प्लीज वो पॉलिसी का नाम और उसका फुल फॉर्म जरूर मेंशन कर देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब ये जो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, जिसमें बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने के लिए गेट्स ओपन कर दिए गए थे, क्योंकि भाई हम इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट हम जब धीमे धीमे अपनी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब अपन मूव करने लग गए थे, उस दौरान बाहर की कंपनियों का इंडिया में एंट्री चालू हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1991 में हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत बन गई थी, क्योंकि हमें प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ गई थी। तो उसके लिए जब हमने वर्ल्ड बैंक से उधारी ली, तब उन्होंने कहा कि भैया दरवाजे खोल दो, यहाँ पे अपनी पॉलिसीज को थोड़ा लिबरल कर दिया जाए ताकि हम वहां पे एंट्री कर लें। ठीक है, नई कंपनीज आए, नए ब्रांड्स इंडिया में आने लग गए, इस वजह से हम ग्लोबली बाहर की कंपनी को एंट्री मिल गई थी। बट कंपनियां आ तो रही थी,
इंडिया में ऑलरेडी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारी कंपनीज बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी कंपनीज है, डिकेड से काम कर रही हैं। तो ये तो इंडियन बॉर्न कंपनीज थी, पर बाहर की टेक कंपनीज को यहाँ पे आने का रास्ता मिल गया। ठीक है भाई, रास्ता मिल गया, बट जरूरी है क्या सारी कंपनीज अच्छे से काम कर पाए? जो आप लोन ले रहे हो, बिजनेस प्लान कर रहे हो, आप अच्छे से एक्सपेंशन कर पाओ? जरूरी नहीं है, सब अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सिक्का था, सिख इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड था। देन सारफेसी एक्ट था। ऐसे बहुत सारे कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रूल्स थे, जो अलग अलग रूल्स जरूर थे इंडिया में। मतलब कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रही है, बन रही है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, बट जब कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पा रही, तो वो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर आ जाती है। तो जब ये कंपनी बीमार हो गई, तो भाई कंपनी को यहां से हटाने का भी तो कुछ होगा प्रोसेस। तो अलग अलग लॉस थे, मल्टीपल रूल्स रेगुलेशन थे, कोई भी एक सिंगल लॉ नहीं था। सरकार को लगा कि भाई बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एक साथ फॉलो करना डिफिकल्ट है, हम बनाते हैं एक कोड। तो कोड इज लाइक एन अम्ब्रेला, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो अलग अलग एक्ट फॉलो करने पड़ते थे, इनने का कोड बना देते, इसमें सारे एक्ट्स को ले आओ। एंड दिस टेक प्लेस इन द ईयर 2016 ऑन 28 मई 2016, जब इसको प्रेसिडेंट जी की मोहर मिल गई थी और ये पार्लियामेंट में पास हो गया। तो पहले बिल बना था, बिल के बाद ये कोड बन गया। ठीक है, सो डेट यहां पे आपको मैंने बता दी। अब जब मई के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया 1 जून को, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब पहले पावर्स हाईकोर्ट के पास थी, बट ये पावर्स एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को दे दी। एंड 1 जून को इन्होंने 11 बेंचेस फॉर्मुलेट की थी। एज ऑन टुडे हमारे पास 15 डिफरेंट बेंचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके मल्टीपल बेंचेस जरूर होंगे, तो टोटल काउंट तुम्हें अलग लगेगा, बट जब तुम गूगल कर लोगे, बट टोटल स्टेट वाइज अगर देखा जाए, स्टेट के अंदर मल्टीपल है। दिल्ली में देखोगे तो मिलेगा, महाराष्ट्र में देखोगे तो अलग अलग बेंच मिलेगी, बट टोटल बेंचेस अपने पास आज ऑन टुडे एनसीएलटी की 15 बेंच बना दी गई हैं, जो पूरी तरीके से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए ही वो सारी बीमार कंपनियां जो अच्छे से काम नहीं कर पाई, जिनका बिजनेस अच्छे से नहीं हुआ, तो इसीलिए इस कोड की आवश्यकता थी कंपनी में। क्योंकि गाइस, बट ऑब्वियसली बात है, हम जो प्लान करते हैं कि हम ये इस प्रकार का बिजनेस इस प्रोडक्ट के लिए करेंगे, बट फ्यूचर में जाके वो हमारे लिए अगर बेनिफिशियल नहीं हुआ, तो कंपनी बंद करनी पड़ती है। तो जब ये कंपनी बंद होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक डेट का बर्डन बन जाता है, जो मैंने पहली ही स्क्रीन पे आप लोगों के लिए ये एक इमेज बनाई थी। क्या हो रहा है? इतनी उधारी ले ली, तो डेट इज लाइक अ बॉम्ब, और मेरा पूरा पैसा इस डेट में जाता जा रहा है, और ये मैंने जो उधारी ले ली, मैं इसको वक्त पे नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे बिजनेस से रिटर्न नहीं मिल रहा। रिटर्न मींस आई एम नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट, जिससे मैं उसको पे ऑफ कर सकूं, और ये डेट का इतना बर्डन हो जाता है कि कंपनी का दिवालिया निकल गया। तो क्या सिर्फ ये लॉ कंपनी पे एप्लीकेबल है? नहीं भाई, ये लोगों पे भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एक आम आदमी भी लोन लेता ही है। तो दैट इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ आईबीसी इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड क्यों लाना पड़ा। सो द न्यू कोड प्रोमिसेस अ बेटर एंड अ पेनलेस प्रोसीजर, क्योंकि ये पुराने जो लॉज थे ना, वो सालों साल चलते थे। अब इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गए कि 180 से 270 दिन के अंदर ही आपको ये पूरा प्रोसेस, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द लिटिगेशन, जो आप फाइल करोगे एनसीएलटी में जाके, पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, और एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो कि ऑब्वियसली एनसीएलटी है, उनको पूरा हटाना पड़ेगा। काय के लिए ये क्यों कर रहे हो? फॉर रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स डेट। या तो उनकी उधारी जो है हम उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि एक
या फिर हम उसको वापस से ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये काम करने लग जाए। तो सर क्या आईबीसी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपनीज को बेच देना या उनकी डेट पे ऑफ करना ही होता है? देखो, सबसे पहले फॉलो ये करते हैं कि इनको रिवाइव किया जाए, इनको इनके पैरों पे वापस से खड़ा किया जाए। बट वो प्रोसेस क्या होगा वो आगे की वीडियो में, आगे इस वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा। सो अंत तक जरूरी आपको देखना जरूरी। तो हम इनको इनके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं ताकि ये वापस से चल पाए, और अगर नहीं चल पाते तो फिर ये दूसरे प्रोसीजर में एंटर कर जाते। बट वो क्या होगा वो भी आगे देख लेंगे, ठीक है। Speed up the liquidation of failing businesses and efficient recovery of creditors investment. So creditor और debtor ये ऐसे टर्म है जो कॉमर्स के बच्चों को पता रहता है बट नहीं भी पता है, आम जनता को पता होना चाहिए। डेटर वो होता है जो उधारी लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो उधारी देता है। सो अगर मैं जाके लोन लूंगा तो मैं बन जाऊंगा डेटर, और बैंक अगर मुझे लोन देगा तो बैंक बन जाएगा क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो क्रेडिटर का जो इन्वेस्टमेंट था कंपनी में उसकी एफिशिएंट रिकवरी करना इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बनेगा, पहला डेटर को उसके पैर पे खड़े करना, या तो कंपनी या तो पर्सन। Next, IBC has introduced the much awaited and much needed creditor driven procedure for resolving insolvency and bankruptcy. So जैसा मैंने आपको बताया ये क्रेडिटर के हित के लिए है, तो इसमें एक प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है लिक्विडेटर, और वो हेल्प करता है कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ। तो लाइबिलिटी पे ऑफ होती, पे कहां से होंगी? कंपनी की जो खुद की असेट्स होंगी। तो असेट का मतलब क्या होता है? जो कंपनी खुद ओन करता है। तो अगर मैंने घर खरीदा है और उसकी पूरी ईएमआई पे कर दी, वो मेरा असेट है। मैंने कार खरीदी और उसकी पूरी ईएमआई पे कर दी, वो मेरी असेट है। बट कुछ असेट अप्रिशिएटिंग होती, कुछ असेट डिप्रिशिएटिंग होती। बट जब आपने कोई लोन लिया बिजनेस के लिए और आप पे ऑफ नहीं कर पाओगे तो आपकी सारी पर्सनल असेट्स वगैरह भी ली जाती है। तो जैसे आप लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोग के बारे में जब आप जाके पढ़ोगे, और इवन आई थिंक नेटफ्लिक्स पे इन लोग पे बहुत सारी छोटी छोटी कुछ तो उसका टाइटल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन पे बता देना। इट्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द बिजनेसेस। ये ऐसा नहीं था कि ये अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, ये थे तभी तो इतने बड़े लेवल पे पहुंचे थे। बट इन लोगों ने इतना ज्यादा डेट ले लिया था कि ये बिजनेस से पे ऑफ नहीं कर पाए, एंड देन देयर वर सर्टेन ऑफेंसेस व्हिच दे हैव इवन क्रिएटेड, जिससे ऊपर इन पे केसेस चल रहा है। बट अगर मैं सिर्फ इसको बिजनेस माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सो दे वर वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने बहुत सारा पैसा लेके कंट्री को कुछ अच्छा देना चाहता, बट इट डिडंट टर्न आउट इनटू देयर फेवर, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है। सो गाइस, दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वील अंडरस्टैंड कि इसका रेगुलेटरी क्या है एंड इसका फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जब कोड बनाया गया तो एक गवर्निंग बॉडी चाहिए थी। जैसे आप लोग 12th एग्जाम में हो तो आप लोग का एक एग्जाम बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड है। अगर मैं बैंकिंग रेगुलेटरी की बात करूं तो आरबीआई बोर्ड है। इंडिया का वन ऑफ द नोन एंड द हाईली ट्रेडेड मार्केट जो है दैट इज स्टॉक मार्केट, उसका एक बोर्ड है। सो सबके लिए बोर्ड है। ये क्यों होता है? ताकि ये ओवरऑल गवर्न कर सके जितनी भी प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स और इनके अंडर जितनी भी काम होगा, वो कोई तो एक रेगुलेटरी बॉडी होना जरूरी है। पॉलिसी बनाएंगे तो अप्रूवल कौन देगा? हर बार सरकार के पास जाओगे क्या? नहीं। तो ये बॉडी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बोर्ड का यही काम होता है, मॉनिटर करना कि नीचे लेवल पे जितने भी अथॉरिटी दी है, जिनको हमने एडजुडिकेटिंग पावर दी है, क्या ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनके पूरे काम को फॉलो करना। क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनाई, जैसे मैंने बोला था 180 से 270 दिन के बीच में आपको पूरा प्रोसेस खत्म करना है किसी भी कंपनी का जो इनसॉल्वेंट हो गई है, तो वो टाइमली हो रहा है कि नहीं, ये बोर्ड पॉलिसी बनाएगा और उसको रेगुलेट भी करेगा। बट हर बार खुद रेगुलेट नहीं होंगे, इसलिए उन्हें एडजुडिकेटिंग पावर, तो एडजुडिकेटिंग पावर नॉर्मली कोर्ट्स के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनके पास रहती है या फोरम्स के पास होती है, बट यही पावर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को दी गई है. सो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज ओनली फॉर द कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड एनी आर्टिफिशियल पर्सन इंस्टीट्यूट्स के लिए है जिन्होंने उधारी लिया एंड वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बट अगर टाइमली डेट पे नहीं कर पाए तो एनसीएलटी में उनका केस देखा जाएगा. आप लोगों को कभी कभी ये टर्म भी मिलता होगा एनक्लैट करके. एनसीएलटी जो था तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये कोई एग्जाम का नाम नहीं है, ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है कि यहां के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप यहां पे जाके अपील कर सकते हो. तो ये सब क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज है जिनको एडजुडिकेटिंग पावर दी गई है, बट आईवीसी के अंडर स्पेसिफिकली ये दो पावर्स हैं. बट सर डीआरटी क्या? अभी आपने बोला कि कंपनीज को रिकवर करने के लिए ये है, पार्टनरशिप फर्म्स को रिकवर करने के लिए ये, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ये इंडिविजुअल्स के लिए है. मतलब कोई एक आम आदमी जब लोन लेता है और रिकवरी नहीं हो पाती उससे, तो डीआरटी में केस चलता है उसका. गॉट इट गाइस? सो दीज वर द रेगुलेटरी एंड उसका टोटल फ्रेमवर्क था. अगला अब आ जाते हैं तीन टर्म पे कि सर इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन क्या है. यहां पे लिखा है इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल स्टेट है. तो गाइस इंसॉल्वेंसी हम ये देख पाते हैं किसी भी कंपनी का या किसी भी पर्सन का जो भी आपने डेट लिया है वो आप समय पे नहीं कर पाए, तो इंसॉल्वेंसी आपकी एक स्टेट बन जाती कि आपकी अभी क्या स्थिति चल रही है, आप इंसॉल्वेंट हो. आप क्या हो? इंसॉल्वेंट हो. बट जब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कब किया जाता है? ये एक कोर्ट के ऑर्डर से डिक्लेयर किया जाता है. इसलिए क्या बोला गया? इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट. तो कोर्ट जब सारा प्रोसेस चेक कर लेता है एंड ये देख लेता है कि भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं इसका तो दिवालिया निकल गया, तब हम उसको बोलते हैं ही इज बैंकरप्ट. गॉट इट? सो इंसॉल्वेंसी किसी भी पर्सन का, सो यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने डेट ज्यादा ले ली थी, मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, मेरे ऊपर केस चल रहा है, दैट इज माय स्टेट. बट ये केसेस होने के बाद जब डिक्लेयर हो गया भाई इससे कुछ नहीं मिलने वाला, बैंकरप्सी, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ही इज बैंकरप्ट. अब इससे आप कुछ नहीं ले सकते, ना इसको कभी लोन दे सकते हो. ठीक है? इन सब को करने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगा, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन. सो लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच हैव बीन कॉइन्ड अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016, जहां पे देयर इज अ प्रोफेशनल व्हिच इज कॉल्ड एज लिक्विडेटर इज बीन अपॉइंटेड. वो प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं, चेक करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन के पास कितनी असेट्स हैं, क्या उधारी लेके रखी, कितना पे ऑफ हो सकता है, कितना सेटल हो सकता है, नहीं तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी हो सकते हैं क्योंकि शायद इनके पास से अब कुछ रिकवरी नहीं हो पाएगी. तो ये पूरा प्रोसेस देखा जाता है. तो आपको प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है कि सर ये जो प्रोसेस था ये कौन करता है? बार बार टर्म सुन रहे हैं, लिक्विडेटर. यस, सो लिक्विडेटर इज एन ऑफिसर हु इज स्पेशली अपॉइंटेड टू वाइंड अप. और वाइंड अप मींस खत्म करना, किसका? कंपनी के अफेयर्स का. जब कंपनी क्लोज हो रही है, कब होती है? जब कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाती है. तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो फाइनेंशियल स्टेट है, यहां पे वी आर ट्राइंग, तो इसमें कंपनी का मैनेजमेंट ही भागीदारी होता है. पहले ये लॉस कंपनीज एक्ट में दिए गए थे 1956 से 2013 में, वहां पे अभी भी लॉज हैं, बट ये सब हैज टू बी रेड इन अकॉर्डेंस विद इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया. ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जब पता चल गया कि डेट ज्यादा हो गई, अब इसको फ्लो में लाना, प्रोसेस में लाना किसका काम हो जाएगा? एक लिक्विडेटर का काम हो जाता है. अब जितनी भी कंपनी की असेट्स है, जैसे मैं बोला था, जो कंपनी खुद ओन करता है वो बेची जाएंगी. कौन बेचेगा? लिक्विडेटर. इनका वैल्यूएशन होता है, बैलेंस शीट निकाली जाती है, चेक किया जाता है कब ली थी, आज की क्या वैल्यू है, डिप्रिसिएशन तो नहीं लगा, अप्रिसिएशन तो नहीं हुआ, एंड द रिजल्टिंग फंड्स आर यूज्ड टू पे ऑफ कंपनीज डेट. ये डेट किसको पे की जाएगी? बता दो फटाफट. क्रेडिटर्स को.
क्योंकि इन्हीं से उधारी ली थी अपन ने। यस, सो दीज वर द थिंग्स जो आपको जरूरी थी। तो इन पूरे पैसे से बजट बनाता है लिक्विडेटर, लाइबिलिटी कितनी, डेट, क्रेडिटर, असेट से कितना पैसा आएगा जाएगा। तो रेड वाला जो है वो शायद जाता हुआ दिख रहा है, और ग्रीन वाला में भी यहाँ पे भी जो होगा दैट इज व्हाट, पैसा आ रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है और जा रहा है, सारी जिम्मेदारी है लिक्विडेटर की। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब हमने ये देखा कि जब किसी का इंसॉल्वेंट स्टेट आ गया, इंसॉल्वेंसी आ गई उसके ऊपर, तो अपन सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको रिवाइव करने का प्लान करेंगे कि भाई अगर तेरे ऊपर डेट का बर्डन आ गया, घबरा मत, हम तुझे हेल्प करते हैं। ये तो पता है कि बैंक अब तुझे लोन नहीं देने वाला, बट एग्जिस्टिंग ही पैसा कहीं से आने वाला, क्योंकि आप घबराहट के मारे बोल दोगे अरे यार मेरा तो दिवालिया निकल गया, नहीं नहीं नहीं, वील चेक तुम्हें कहां से पैसे मिलने वाले हैं, कितना पैसा मिल सकता है। हो सकता है किसी के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हो और उसने मार्केट में लोन ले लिया, ही इज जस्ट पुअर इन सेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। स्टॉक मान लो आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, मतलब आपका पुअर मैनेजमेंट है कि ये बेच ही नहीं पा रहा, बेचेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम लोन पे कर पाएंगे। तो तुम्हारा तो दिवालिया नहीं निकला ना, तो हम तुम्हें पैर पे खड़ा कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो पहले यही कोशिश होती है जिसको हम सीआरपी बोल रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, तो सीआरपी का मेन एजेंडा क्या है, कंपनी को या इंडिविजुअल को उनके कदमों पे खड़े करना, इनकी जितनी भी लाइबिलिटीज है इसको पे ऑफ करना, एंड चेक करना कि ये यहां से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको इनिशिएट कौन करेगा, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर आपको मिलेगा या ऑपरेशनल क्रेडिटर मिलेंगे। ठीक है, ये किसको रिवाइव करने की बात हो रही है, आपको टर्म मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर कौन, डेटर बताया था मैंने जिसने उधारी ली। तो कौन इनिशिएट करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने पैसे दिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसने हो सकता है उधारी पे सामान दिया, क्रेडिट पे सामान देते हैं ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर वो भी हो सकता है। तो ये सब इनिशिएट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का टाइम लिमिट क्या है, मैंने जो आप लोग को 180 से 270 डेज बताया था वो लिक्विडेशन का प्रोसेस है। लिक्विडेशन इसके बाद चालू होता है, बट पहले तो अपन ये बोले ना भाई इसको इसके कदमों पे खड़ा कर दो ताकि ये आगे मूव कर सके, है ना। तो ये प्रोसेस है, ये काम नहीं करेगा तो हम लिक्विडेशन में जाएंगे। ठीक है, लिक्विडेशन में जाके ये चेक करेंगे कि भाई इससे कितनी रिकवरी हो रही है, और फिर कुछ नहीं हुआ तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसका टाइम लिमिट जो है इट स्टार्ट्स विद 180 डेज, 180 दिन में ये प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है 90 डेज तक, बस। मैक्सिमम मैक्सिमम जो एक्सटेंड हो सकता है दैट इज 330 डेज। दिस इज व्हाट एक्सटेंड करा जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस है जहां पे हमें लग रहा है कि कुछ वक्त और वेट करेंगे तो पैसे की रिकवरी हो सकती है, तो इसके बाद भी हो सकता है। बट ये एक, जैसे वो बोलते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस, तो ये भी कोई एक्सेप्शनल केस होगा जहां लग रहा है कि हाँ अगर हम वेट करते हैं तो शायद वहां से रिकवरी होने के चांसेस है। अभी उसका स्टेट नहीं है पैसे देने का, बट मे बी एक साल बाद पैसे मिल सकते हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो मैक्स 1 ईयर तक, बट पुराने लॉज में पता है क्या है, 2 साल 3 साल प्रोसेस चला जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इनिशिएशन कब हो पाएगा, तो इसका अमाउंट है जो 2020 में सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था, रेंजिंग अमाउंट, अगर 1 करोड़ रुपए तक का, अगर 1 करोड़ रुपए मिनिमम अमाउंट बनता है तो फिर हम सीआरपी इनिशिएट करेंगे, नहीं तो हम सीआरपी इनिशिएट नहीं करते। दैट इज व्हाट द अमाउंट इज। सो गाइस दैट्स ऑल जो मैंने आप लोग को यहां कवर कराया। हमने देख लिया रेगुलेटरी क्या थी, हमने देखा लिक्विडेटर कौन है, इनके टर्म्स पढ़ लिए, सीआरपी क्या है। तो ओवरऑल दिमाग में तो हमें आ गया कि करना क्या है। अब एक सजेशन है, जाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लेना आर्टिकल ऑन व्हाटएवर कॉन्सेप्ट्स जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इन सब पे आर्टिकल 200-300 वर्ड्स के अराउंड जाके सिर्फ और सिर्फ
रीड करना है आपको, और रीड करने के बाद आपको जो भी समझ नहीं आया वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड गाइस, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि हम इन पे डिटेल वीडियो बनाएं, सो प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ। एंड इफ यू गाइस हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स India's one of the biggest community for all the CLAT and the other law entrance aspirants। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं हो, टेलीग्राम पे ग्रुप में एडेड नहीं हो, तो प्लीज जाइए, इन सब के लिंक इवन ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जल्दी नोटिफिकेशन आते हैं, यूट्यूब पे डिटेल नोटिफिकेशन लाना पड़ता है, बट वाईटी शॉर्ट्स पे भी हम लोग तुरंत अवेलेबल कर देते हैं, जैसे हमेशा लीगल एज की आदत रही है। अभी आया नोटिफिकेशन तो अभी बता दो, वेट नहीं करना, क्योंकि बच्चे लीगल एज के वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपके सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, बहुत जल्द मिलेंगे। प्लीज जरूर बताइएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आप वीडियोस चाहते हो। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।